सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। देखो, विश्व दिवस कोई होता है संगीता, तो हम उसकी शुभकामनाएं देते हैं जी, लेकिन क्या विश्व जनसंख्या दिवस की भी देनी चाहिए शुभकामनाएं? कोई हमारे साथी बताएंगे। हाँ, लेकिन शुभकामना इसलिए देनी चाहिए कि जिस उद्देश्य से ये दिन निश्चित किया गया है उन सब पर हम फिर से गौर करेंगे और जाहिर है कि जो उस पर पाबंदी लगानी है उस पर ध्यान रखेंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही विषय है, आज हमारे पास और भी बहुत सारे विषय हैं। सौंदर्य की ओर अगर हम चलेंगे तो आंखों की देखभाल की बात करेंगे जी, और सखी विशेष में बात करेंगे सुनीता पुरी जी की। और रेणु जी, आज धारावाहिक चित्रलेखा का भी प्रसारण है। जी हाँ, कड़ी 14 हम सुनेंगे, इसका पठन होगा। और समसामयिक विषय की अगर हम बात करें तो भाई खुश रहना हम सब जानते हैं, इतनी जद्दोजहद जो होती है वो इसी खुशी के लिए तो होती है। हाँ। ये पूरे दिन विविध भारती का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको खुश रखने के लिए होता है जी। और अच्छे अच्छे गीत भी होते हैं जो मौसम को भी खुशनुमा बनाते हैं, हमारे मन को भी खुशनुमा बनाते हैं। लेकिन ये क्यों जरूरी है खुश रहना है, इस पर बात करेंगे। तो क्या करें, किससे शुरुआत की जाए ये बताओ? हॉकी के क्षेत्र में चलते हैं, मतलब खेलने चलते हैं। चलो ठीक है भाई। जाहिर है सुनीता पुरी जो है वो भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं। दिल्ली की रहने वाली सुनीता पुरी अपने स्कूल के ज़माने से ही खेल में रुचि रखती थी, यानी कि शुरू से ही इन्हें शौक था। और ये सफ़र उन्होंने अपने कॉलेज में भी, विद्यालय में भी जारी रखा। खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेती रहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में, मतलब जिसको कहते हैं ना कि भाला फेंक, चक्का फेंक, है ना, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट जैसे खेल में भी उनकी रुचि थे। लेकिन इन सब के अलावा जो है खास तौर से उनकी जो रुचि थी वो हॉकी में थी। हाँ, तो क्योंकि जब स्कूल में होते हैं तो अलग अलग तरह के खेल भी होते हैं, तो सब में रुचि जो है वो कहीं ना कहीं सबकी होती है। तो इसीलिए बहुत सारे खेलों में ये भाग भी लिया करती थी। लेकिन किसी एक खेल में अपनी रुचि रखना, उस पर मेहनत करना और उस पर आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तभी तो कप्तान बन गई ना। हाँ जी, इसीलिए फिर उन्होंने धीरे धीरे देश में सुनीता पुरी जो है वो जानी मानी हॉकी खिलाड़ी के तौर पर विख्यात हुई। न सिर्फ भारत में बल्कि सुनीता पुरी ने हॉकी खेल में अपनी और भारत की एक अलग पहचान बनाई और देश विदेश में अपनी टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। सुनीता भारतीय रेलवे में भी कार्यरत थी और इंडियन रेलवे वुमेन हॉकी टीम से भी ये खेला करती थी। और अगर हम पारिवारिक और या उनके कहें कि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपका ब्याह जो है, विवाह पूर्व सेना अधिकारी श्री यश चंद्रा से संपन्न हुआ था। सन 1966 में सुनीता पुरी को उनके हॉकी खेल में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। और जनवरी 2020 को उन्होंने इस फानी दुनिया से अलविदा कहा। हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं। लेकिन हॉकी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देते हैं कि ये तीसरी हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। संगीता, है ना? बिल्कुल। और जो अन्य भी हॉकी के क्षेत्र में, यानी कि तीसरी की बता रहे हैं तो पहले की भी बता ही देना चाहिए ना। जी, क्योंकि और भी अन्य हमारी जो सखियां हैं हॉकी के क्षेत्र में वो भी आगे थी, जिनमें प्रथम जो थी, यानी कि हॉकी के खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो खिलाड़ी थी, उन्हें एना लम्स्टन है। जी, एना लम्स्टन के नाम से जाना जाता है। तो आप बहुत अच्छा खेलती थी। चूंकि इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, आप शहर कलकत्ता से ताल्लुक रखती थी और 1962 में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया भारत सरकार द्वारा। और बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है भाई, जिसके पास हो वो हमें साझा करे तो अच्छा लगेगा। कुछ एक तस्वीरें ही बस नजर आती हैं इनकी। जी, लेकिन अब जब पहली की बात हो गई, तीसरी की बात हो गई, तो दूसरी जो खिलाड़ी यानी कि महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्हें मिला, उनका नाम एल्वेरा ब्रिटो जी, ये भी हैं जो दूसरी हैं। इनके बारे में कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल गीत सुनते चले। हाँ।
रेणु जी, क्या? बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे लिखा है क्या? कि 11 जुलाई है आज और आज विश्व जनसंख्या दिवस के विषय में बहुत सी बातें लिखी हैं। लिखते हैं हमारे एक श्रोता की घड़ी में सेकंड की सुई जितनी तेजी से मूव करती है, यानी उससे कहीं ज्यादा तेजी से दुनिया की पॉपुलेशन का आंकड़ा बदल रहा है, यानी जनसंख्या का। लगातार बढ़ती जनसंख्या एक तरह से विकास में बाधक है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इनके पीछे काफी जनसंख्या वृद्धि जिम्मेदार है। इसलिए इस ओर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत जो है विश्व का एक ऐसा ही देश है जहां बहुत सारी आबादी है और जनसंख्या दिवस जैसे मनाया जाता है, मतलब पहले दूसरे नंबर पर हम हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद के साथ ही दिवस मनाया जाता है और मनाना चाहिए भी। और हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है संगीता कि ये बिल्कुल भी बधाई देने का नहीं है मुद्दा, और इसीलिए हमने बधाई नहीं दी। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी और ये लिख रही है कि स्वस्थ, सुंदर और स्वस्थ जनसंख्या हो, कम हो जनसंख्या, तभी वो बधाई की बात होगी। ये बात बिल्कुल सही, और इसीलिए तो ये दिवस मनाया जाता है। कुछ ने जैसे 1987 को कितनी आबादी थी वो बताया है, और ये लिख रहे हैं कि दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकारों का महत्व, इन सब विषयों पर बातचीत करना चाहिए। आंकड़े तो इस वजह से भी बड़े जरूरी हैं क्योंकि आंकड़े बड़े चौंकाने वाले भी होते हैं, तो इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और दुनिया की आबादी के बारे में हमारे और भी कुछ बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है, और बहुत सारी चीजों को हमारे जो श्रोता हैं वो इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। हाँ, उसी में ये बता रहे हैं कि भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति की चाहत की आवश्यक माना गया है, तथा पुत्री के जन्म को हतोत्साहित करने वाला संदेश भारत में माना जाता रहा है। पुत्र की चाहत में अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देना इसका सबसे बड़ा मूल कारण है। आयु की एक निश्चित समय में स्त्रियों में प्रजनन दर की क्षमता अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो कुछ हद तक तीव्र गति से जन्म देने वाले बच्चों की संख्या पर कुछ काबू पाया जा सकता है। साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से भी प्रजनन दर को रोकने में अहम भूमिका हो सकती है। बात तो आपकी सही है, लेकिन संगीता ये जो है अगर बढ़ा देंगे तो बहुत हद तक फिर बच्चों के लिए और माँ के लिए जो है बच्चे पैदा करना जो होता है वो एक आयु के बाद जो हो जाता है वो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ज्यादा उन्हें संभल कर रहना पड़ता है। खैर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें एक समिति बनती है और तब निर्णय लेते हैं। रेणु जी, जैसे एक के बाद एक बच्चे कहीं जल्दी भी हो जाते हैं परिवार में, तो बच्चों के जो पालन पोषण है उनमें माता को भी बड़ी परेशानी आती है कि भाई दो दो बच्चों को जैसे कम समय में हो गए तो उनको जो पालना है, पोसना है, या फिर आगे चलकर उनकी शिक्षा है जो भी है, तो उस वक्त भी दिक्कत आती है और उससे आगे भी थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, लेकिन इनका कहना जो है वो ये है कि उनकी उम्र की जो है, शादी की जो है उम्र बढ़ा दी जाए महिलाओं की। तो अगर बढ़ती उम्र में अगर बच्चा होगा या कभी एक आध प्रयास के बाद नहीं होता है और उसमें 2-4 वर्ष निकले, तो उसके बाद जब बढ़ती उम्र में होता है तो बच्चे को भी हानि होती है, बहुत सारी नुकसान होता है, और महिला के लिए भी होता है। और आजकल चूंकि नौकरी कर रहे हैं तो इतनी छुट्टी लेना, पूरी तरह से आराम में रहना, ये सब थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमें लगता है ये विशेषज्ञों का मुद्दा है जिसको कि निर्धारित करते हैं विवाह की एक आयु, तो उस पर कमेटी बनेगी, हो सकता है देश कभी उसके बारे में सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 6 से 7 वर्ष तो ऐसे ही निकल जाते हैं देखने में कि मतलब क्या समय लगता है क्या नहीं। तो इस वजह से भी जो उम्र है उसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना भी सोचने का एक विषय हो सकता है। तो अत्यधिक जनसंख्या जो है वो सीमित प्राकृतिक संसाधन के लिए और उसके अलावा जो मानव संसाधन है वो जो होते हैं उन में सामंजस्य स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी प्रयास करें, आप जितना आगे बढ़ते हैं ये जनसंख्या जो है वो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच देती है ना? छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ चीजें घर में हैं, जैसे खिलौने वगैरह भी हैं, तो अगर एक ही खिलौना है तो बहुत सारे अगर बच्चे 2-3-4 बच्चे हैं तो फिर वो आपस में फिर दिक्कत हो जाती है। तो एक ये छोटी सी बात है, लेकिन बात तो ये है कि आगे चलकर सिर्फ खिलौने ही नहीं देखने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्हें भी उठानी है और परिवार को भी उठानी है।
बिल्कुल। तो ये सोचनीय विषय तो है ही। तो बहुत सारे जो संसाधन होते हैं जैसा कि आपने बताया, तो समानता जो है उसमें भी एक थोड़ा फर्क पड़ता है, और जो पैसों की कमाई वगैरह होती है उसमें ये देखना बड़ा जरूरी हो जाता है कि भाई कितनी आमदनी है, उस हिसाब से कहते हैं कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। तो बिल्कुल। थोड़ा इस विषय में भी सोचना बहुत जरूरी है कि अगर थोड़े कम बच्चे रहेंगे तो हम उनके पालन पोषण में या उनकी खिलाई पिलाई जो होती है उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जी। यानी स्वस्थ और खुशहाल जीवन हम उन्हें दे सकते हैं। इसीलिए हमारे साथी ने लिखा था ना कि शुभकामना देंगे एक सीमित, खुशहाल और स्वस्थ जनसंख्या के लिए। तो प्रयास तो यही है, इसीलिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जी। क्योंकि पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसमें एक कहते हैं ना अंकुश लग जाए। अगर कम रहेगा तो हम उसके पूरे पर्यावरण का आनंद ले पाएंगे। शिक्षा अनुशासन पर प्रभाव इसका बुरा पड़ता है, जनसंख्या बहुत बढ़ती है। जी। इसी तरह से जैसे हमने स्वास्थ्य की बात की, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रहन सहन का स्तर हम कितना भी बढ़ाना चाहें नहीं बढ़ सकता अगर आपके पास सीमित संसाधन है और जनसंख्या ज्यादा है। परिवार स्तर पर अगर हम देखें तो यही हमारे देश के स्तर पर भी लागू होती है ना। और जितनी चीजें जो जरूरत की होती हैं वो पता चला कहीं और छूट जाती हैं, तो कुपोषण की भी बड़ी ज्यादा संभावना होती है। शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है, तो अशिक्षा का भी एक थोड़ा सा डर हो जाता है, या फिर अगर शिक्षा दी भी गई तो शायद हो सकता है कि उस स्तर तक न जा पाए। जी हाँ। तो ये बहुत सोचने की बात है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारी बहनों का स्वास्थ्य है उससे बहुत प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना त्याग करती हैं परिवार के लिए, और फिर यही एक एक परिवार मिलकर ही तो देश और पूरा विश्व बनता है ना। और फिर उसके बाद आती है समग्र रूप से अगर हम देखें तो पूरे देश के विकास में ये जो जनसंख्या है वो बाधक होती है। आप कितने भी संसाधन बढ़ा लें वो पूरे नहीं पड़ते, और फिर कहीं ना कहीं विकास जो है वो रुक सा जाता है। जी बिल्कुल। पास रहते हुए भी तुझसे बहुत दूर है हम, किससे दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। तेरे प्यार
तो भाई ऊपर वाला तो देख रहा है कि हम कहाँ कहाँ ज्यादती कर रहे हैं, और किस तरह से जो उन्होंने संसाधन दिए हैं वो भी तो कहीं ना कहीं अगर ज्यादा उनका दोहन होता है तो अभी सबने देख ही लिया कि किस तरह से प्रकृति अपने नजारे दिखाती है और हमें बताती है कि हम नाराज हैं, है ना। जी बिल्कुल। तो फिर क्योंकि देखिए खाद्य पदार्थ भी जो होते हैं उनकी भी फिर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, फिर उसी हिसाब से जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो खाद मिट्टी में डाली जाती है, ज्यादा उर्वरक क्षमता हो जाए, हाइब्रिड हो जाए, हाँ बहुत सारा फटाफट, क्योंकि वो तो सारी पूर्ति करनी है, हाँ कि सबको सारी चीजें मिल जाएं, तो सारी चीजों में फर्क पड़ता है। फिर जब मकान बनाए जाते हैं रहने के लिए तो फिर रिहायशी इलाकों के लिए जंगल हैं वो काटने पड़ते हैं, उनका और विस्तार करना पड़ता है, तो मतलब न सिर्फ इंसान बल्कि प्रकृति के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे धूप हो, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जिसको धूप नहीं मिल रही है वो अलग ढंग से परेशान होता है और कहीं ना कहीं देश के विकास में उसका असर पड़ता है। और वैसे आमतौर पर जब ज्यादा जिनके बच्चे होते हैं उनका कहना ये होता है कि भाई जितने हाथ होंगे उतने कमाने वाले होंगे, लेकिन कहीं हमने ये सोचा कि हम उच्च शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो जो गुणवत्ता होती है जिंदगी की वो नहीं मिल पाएगी, है ना। तो शिक्षा से पैसे तो भी मिलते हैं और उसके संग संग एक सोच बदलती है, एक सिद्धांत बदलता है, जीवन धारा बदलती है, जीवन जीने की कला उनकी अलग होती है। तो एक कहते हैं ना कि आर्थिक स्तर से हमारा एक सामाजिक अपना रहन सहन का स्तर भी दिखाई देता है ना। और बच्चों पर हम पूरा पूरा ध्यान भी दे सकते हैं, जैसे कि अब ज्यादा बच्चे हैं तो फिर उनकी क्या मतलब खूबियां हैं वो समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत कम अगर बच्चे हैं तो हम उनको ये भी देख सकते हैं भाई कोई गाने में आगे है या कोई चित्रकला में आगे है या कोई खेलने में आगे है, तो उनको हम एक एक करके आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा ना कि वो सोचते हैं कि जितने होंगे हाथ उतने कमाने वाले हाथ होंगे, तो आप समझ जाइए कि फिर आप उनको शिक्षा तो देंगे नहीं, आपका सिर्फ लक्ष्य है उनको कहीं काम पर लगाना और कहीं ना कहीं उनसे धनोपार्जन करना। लेकिन फिर वही बात है कि अगर ज्यादा लोग हैं तो जितने भी पैसे आएंगे कम पड़ जाएंगे, तो कम रहेंगे तो हम अच्छे से अच्छा और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और जैसे कि बात हो रही है कि खुशहाल रहना ही मूल मकसद होता है ना संगीता। हम जो भी काम करते हैं, पैसे कमाएं, चाहे कुछ अच्छा बनाएं, खाएं, कुछ पुस्तक पढ़ें, संगीत, जो भी होता है, क्यों करते हैं कि हम खुश रहें, है ना। बिल्कुल। तो खुश रहने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन खुश रहना क्यों जरूरी है ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाँ बहुत जरूरी है जी, इस विषय पर भी सोचना बहुत जरूरी है कि भाई खुश हमें रहना है, लेकिन क्यों रहना है। कुछ लोग तो होते हैं वो मतलब थोड़ी थोड़ी बातों पे बड़ा उदास हो जाते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जिंदगी जो है या समय जो है या जिसको थोड़ा सा टाइम कहते हैं वो तो बड़ा ही चलायमान है। जो अभी पल है वो थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, या वो जो चीजें हैं वो थोड़ी देर बाद और बदल जाएंगी। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो फिर याद भी नहीं रहता है, अच्छा 4 दिन बाद क्या हुआ था वो भी नहीं याद रहता है। सही लेकिन जो आगे आने वाले पल होते हैं तो उनको भी उसी तरह से समझदारी से लेना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हमारे साथी ने 2 पंक्ति लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। तो गीत की पंक्ति है लेकिन बहुत प्यारी पंक्ति है। बिल्कुल सही बात है कि बात अगर कुछ बनानी हो तो मुस्कुराने से ही बात बनती है। और खुशियां वैसे तो देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं, जैसे हमने बताया ना, इतने संसाधन हम क्यों जुटाते हैं ताकि हम खुश रहें, और कहीं ना कहीं हम इस खुशी के लिए बाहर ही तलाश करते रहते हैं जी। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता संगीता कि हमारे दिल में ही इसका बसर है, और हम चाहे तो जिंदगी को खुशियों से भर दें और चाहे तो इसे बोझल बना दें, है ना। हाँ। तो शुरुआत अपने से ही होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई बार तो घूमने भी जाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो घुमाने के लिए लेके आया है वो तो बेचारा बड़ा दुखी बैठा हुआ है और बाकी पैसे खर्च हो गए। हाँ, और जो घूम रहे हैं उन्हें बड़ा मजा आ रहा है। तो आप ये भी देखिए कि उनकी खुशियां भी कहाँ हैं। बिल्कुल। तो सबकी खुशी जो है उसमें ही अपनी खुशी भी कभी ना कभी तलाशनी जरूर चाहिए। और फिर बात आती है कि अगर हम जब लौट कर आते हैं तो क्या हम उतने ही खुश रहते हैं जितना उस समय घूम रहे थे। अगर हमारे अंदर खुशी रहेगी तो हम अपने साथ लेकर चलेंगे। तो जो पैसा खर्च करते हैं उन्हें भी जरा खुशी मिले, ये सोचना चाहिए। और खुश रहने से तो एक नहीं बल्कि कहते हैं ना कि बढ़ती जाती है खुशी। हाँ। बिल्कुल सही बात है। वैसे मन का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और हमारा व्यवहार भी उसी के अनुकूल हो जाता है। खुश मिजाज व्यक्ति के करीब बीमारियां मुश्किल से ही आ पाती हैं, बल्कि यूं कहें कि नहीं आती हैं, क्योंकि जो हमारे महत्वपूर्ण जो अंग है शरीर में, उनका असर उन पर मतलब असर कम होता है। खासतौर से अगर हम सीधे सीधे देखें तो रक्तचाप है, पाचन तंत्र है, क्योंकि जैसे
ही हम नाराज होते हैं या गुस्सा होते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो कभी कभी गुस्से की वजह से दुखी होते हैं तो हमारा रक्तचाप बढ़ता है, या यूं ही तनाव में हो जाते हैं, दुखी होते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पाचन तंत्र बिगड़ता है, तो हमारा मोशन आदि ठीक नहीं होता है, तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना भी बहुत हद तक तनाव से होती है। हाँ, और समझ भी नहीं पाते हैं कि भाई आखिर ये हो कैसे रहा है, लेकिन ध्यान देंगे तो फिर समझ में आएगा कि किसी तरह की कोई तो बात है, कोई चिंता है जिस वजह से ये सारी चीजें जो हैं चीजें प्रभावित हो जाती हैं। अच्छा, एक बात और है। हाँ। जैसे कि हम खुश रहते हैं तो हमें भूख बहुत लगती है, वैसे ही जब हम दुखी होते हैं तो भूख भी तो मर जाती है ना। हाँ, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भूख ही नहीं लगती। हाँ, भूख ही नहीं लगती, बिल्कुल कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, क्योंकि भाई बोझिल मन से क्या क्या होता है। हाँ, तो बिल्कुल बोझिल मन से तो कुछ नहीं हो सकता, नकारात्मक प्रभाव ही अपने शरीर में पड़ते हैं। जी। और जो देखिए उसके इतर अगर देखा जाए तो खुश मिजाजी या खुश मिजाज व्यक्ति जो होते हैं वातावरण को बड़ा प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनकी सोच भी उसी तरह से हो जाती है। खुश रहेंगे तो सारी चीजों पर अमल ठीक से कर पाएंगे, सारी बातों को समझ पाएंगे ठीक से। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बड़े ही हर देखिए हर बात पर उनके अंदर कभी बहुत ज्यादा संकोच या बहुत ज्यादा चिंता या बहुत ज्यादा तकलीफ या बहुत ज्यादा व्याकुलता उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ती है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो मन को अपने बिल्कुल शांत रखते हैं किस तरह से वो सकारात्मक हो जाते हैं। जी हाँ, तो ये साधारण सी जिंदगी में भी कोई खुश रह लेता है और वहीं कोई सारे संसाधन होने के बाद भी दुखी ही रहता है। तो खुश रहने से तो स्वास्थ्य लाभ होता है, तो भाई आप खुश रहें। उदास परेशान रहने से समस्याओं का हल कभी भी नहीं होता है। जी। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। जरा इनको अलग कर दो, तरन्नुम फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू। हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू। चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे।
झटको जुल्फ से पानी। बहुत खूबसूरत गीत और उतने ही सुंदर अल्फाज हमारे साथी लोग भी लिखकर भेज रहे हैं। संगीता, बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं। जिंदगी खुश रह कर जियो, हाँ। क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। हाँ। तो लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो भाई हम एक बार फिर हाजिर हैं सखी सहेली कार्यक्रम लेकर, अपने साथियों का स्वागत करते हैं। और अब जी। क्या अब सुनेंगे? चित्रलेखा सुनवा देते हैं। ये ऑडियो बुक है और इसकी 14वीं कड़ी प्रस्तुत है। चित्रलेखा हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी से जन्मा एक बहुचर्चित उपन्यास चित्रलेखा। मानव मन की चेतन और अवचेतन वासनाओं के झंझावात की कहानी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने जाना कि चित्रलेखा का सौंदर्य एक दावानल था, जिसके कारण कुमारगिरी के संयम का हिमालय पिघलने लगा। चित्रलेखा भले ही इसे अपने रूप और यौवन की विजय समझे, बीजगुप्त जानता था कि योगी और नर्तकी दोनों पराजित हुए हैं। विजय केवल परिस्थितियों की हुई है। परिस्थिति का चक्र तीव्र गति से घूम रहा है और उसी के फेरे में ये दोनों प्राणी फंस गए हैं। श्वेतांक। स्वामी। चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजयी नहीं है, दोनों ही पराजित हुए हैं। तुम्हें हर्ष है कि चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया, पर श्वेतांक, जानते हो कुमारगिरी की पराजय क्यों हुई? नहीं। इसका रहस्य मुझसे सुनो। तुम चित्रलेखा को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और प्रभावशाली भी है। कुमारगिरी विद्वान है और योगी है, वासनाओं से उसका वैर है, और चित्रलेखा विदुषी होते हुए भी साधना की विरोधी है। कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों ही अहम भाव से भरे हुए ममत्व के दास हैं और दोनों ही ममत्व की तुष्टि पर विश्वास करते हैं, पर दोनों के साधन भिन्न हैं और विपरीत हैं। एक ने साधना की शरण ली है, दूसरे ने आत्मविश्वास की। पर आज जो कुछ हुआ उससे दोनों ही व्यक्ति अपने अपने साधन से विरत हो गए। निकट भविष्य में ही अपनी अपनी शक्ति खो बैठेंगे। स्वामी, मैं आपकी विचारधारा की था नहीं पा सका। श्वेतांक, इन बातों को अधिक स्पष्ट करने की न तो मुझ में क्षमता है और न ही मैं इसको उचित ही समझता हूं। हां, यदि तुम यह जानना ही चाहते हो
तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। स्वामी की आज्ञा भर की देर है। तो सुनो, आज तुम चित्रलेखा को बधाई देने जाओ और उसके मुखांकित भावों का अध्ययन करो। श्वेतांक उसी समय चित्रलेखा के भवन पर पहुंचा। चित्रलेखा के भवन में प्रकाश हो रहा था। बधाई देने के लिए आए हुए सामंत युवकों की भीड़ द्वार को घेरे खड़ी थी। चित्रलेखा की दासियां उनका स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार कर रही थीं, पर चित्रलेखा न थी। श्वेतांक ने एक दासी से पूछा, स्वामिनी कहाँ हैं? स्वामिनी अभी नहीं लौटी, आती ही होंगी, आप प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा में खड़े हुए निराश सामंतों की भीड़ छंटने लगी। एक के बाद एक करके सब सामंत चले गए। घंटों बीत गए, पर फिर भी चित्रलेखा ना आई। श्वेतांक को आश्चर्य हुआ, इस समय चित्रलेखा कहां गई होगी। उसने फिर दासी से पूछा, स्वामिनी के कब तक लौटने की संभावना है? मैं कह नहीं सकती। श्वेतांक भी प्रतीक्षा में व्यग्र हो गया था। प्रायः आधी रात बीतने पर आ गई थी, पर चित्रलेखा का पता न था। श्वेतांक के मन में कई बार घर लौटने की इच्छा हुई, पर उसके कौतूहल ने उसे ऐसा करने से रोका। उसी समय अर्धरात्रि सूचक घंटा बजा। श्वेतांक उठ खड़ा हुआ। दासी से उसने कहा, स्वामिनी जब आए तो कह देना कि मैं बधाई देने आया था। इतना कहकर वो भवन से बाहर निकला। उसी समय चित्रलेखा का रथ उसे आता हुआ दिखाई पड़ा। श्वेतांक रुक गया। श्वेतांक ने रथ से चित्रलेखा को उतारा। चित्रलेखा श्वेतांक को देखकर मुस्कुराई। कहो श्वेतांक, इतनी रात्रि तक तुमने जागने का कष्ट क्यों उठाया? स्वामिनी को बधाई देने के लिए। तुम मुझे बधाई देने आए हो? क्यों? किस बात पर? स्वामिनी की विजय पर। मेरी विजय पर? चित्रलेखा का मुख, जो कुछ क्षण पहले उल्लास से चमक रहा था, बिल्कुल पीला पड़ गया था। यौवन की उमंग में छिपी हुई ये विषाद की झलक श्वेतांक ने प्रथम बार देखी थी। वो इसका अर्थ नहीं समझ सका। सुंदर मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन सुंदर होता है। विषाद का पीलापन लिए हुए वो वेश भी श्वेतांक को बड़ा मोहक लगा, और विशेषतः इसलिए कि उसके पीले मुख पर सहस्रों दीप शिखाओं का प्रकाश पड़ रहा था। श्वेतांक, मैं बधाई की पात्र नहीं हूं। वो मेरी विजय नहीं थी, वो मेरी एक बहुत बड़ी पराजय थी। तुम्हें मेरी बातों पर आश्चर्य होता होगा, पर आश्चर्य न करने का कोई कारण नहीं है। जानते हो मैं अभी कहां गई थी? ये प्रश्न मैं भी पूछना चाहता था, पर साहस नहीं हुआ। तो सुनो श्वेतांक, मैं अभी आ रही हूं कुमारगिरी की कुटी से। कुमारगिरी को अपमानित और लांछित करने का न कोई कारण था और न मुझको कोई अधिकार ही था। मेरा क्षेत्र दूसरा है। विद्वानों के क्षेत्र में पदार्पण करना मेरे लिए अनुचित था। मैंने जो कुछ किया वो बुरा किया। इस समय मैं उनसे क्षमा प्रार्थना करने गई थी। पर जो ठीक है उसको बतला देना प्रत्येक मनुष्य के लिए उचित है, और जो मनुष्य धोखा देकर मनुष्य को भ्रम में डाल रहा हो, उस मनुष्य की वास्तविकता पर प्रकाश डालना कर्तव्य है। देवी, तुमने जो कुछ किया वो ठीक किया। इसी बात का तो मुझे दुख है श्वेतांक। मैंने जो कुछ किया
उसे सारा संसार ठीक समझता है, पर मैं ठीक नहीं समझती। कुमारगिरी योगी हैं और उनमें शक्ति है। उनका सत्य और ईश्वर ये दोनों ही उनकी कल्पना जनित थे, पर साथ ही मनुष्य में इतनी उत्कृष्ट कल्पना का होना भी असंभव है। इस कल्पना का स्रोत कहाँ है? यही प्रश्न है। कुमारगिरी में सृजन की शक्ति है। मैंने जो कुछ किया वो विनाश का काम था। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता किसी भी बात को काटने में नहीं होती, उसे सिद्ध करने में होती है। बिगाड़ने में नहीं, बनाने में होती है श्वेतांक। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा भवन बनाता है जो उसमें रहने वालों के लिए हानिकारक है, तो क्या उसे नष्ट कर देना उचित नहीं है? श्वेतांक, तर्क से कोई लाभ नहीं। मैं इतना अनुभव कर रही हूं कि मैंने बुरा किया, पर जो कुछ कर दिया वो कर दिया। उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम देवी? ये तुम्हें निकट भविष्य में मालूम हो जाएगा श्वेतांक। अभी मैंने भोजन नहीं किया है और संभवतः तुमने भी भोजन नहीं किया है। चित्रलेखा ने दासी को पुकारा और 2 थालों में भोजन लाने की आज्ञा दी। दासी चली गई। चित्रलेखा ने मदिरा की सुराही निकाली। स्वयं पीकर उसने श्वेतांक को भी मदिरा दी। श्वेतांक उस समय तक मदिरा पीने का अभ्यस्त हो गया था। उसने भी पात्र खाली कर दिया। चित्रलेखा ने श्वेतांक से कहना प्रारंभ किया, श्वेतांक, मेरा तुम पर स्नेह है और उस व्यक्ति से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए जिससे स्नेह हो। देवी। श्वेतांक, तुम मेरा भेद किसी पर प्रकट तो नहीं करोगे? मैं शपथ लेता हूं। और मेरी सहायता करोगे? मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सुनो, मेरी आज की विजय वास्तव में मेरी विजय नहीं थी, वरन मेरी पराजय थी। कुमारगिरी ने मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है श्वेतांक। किस प्रकार? किस प्रकार? इतना भी नहीं समझ सके? सुनो, मैं कुमारगिरी से प्रेम करने लग गई हूं। चित्रलेखा ने श्वेतांक के आगे अपना मन निर्वसन कर दिया। उसने स्वीकार किया कि कुमारगिरी का पौरुष उसे विचलित कर रहा है। श्वेतांक ने सुनकर उस पर क्या बीती ये तो बाद में पता चलेगा, किंतु आज श्वेतांक और चित्रलेखा का वार्तालाप पूरा नहीं हो पाया है। इसे हम आगे पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में चित्रलेखा बनी दिशि दुग्गल, बीजगुप्त थे कमल शर्मा और श्वेतांक अमरकांत, सूत्रधार हरीश भीमानी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की प्रस्तुति में सहायक राजेश मलिक, और इस परिकल्पना को साकार करने का दायित्व निभा रहे हैं
लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। भाई ये जो रेडियो पछन सुनकर हमारे सभी साथी खुश हो गए होंगे और खुशी से जब है ना चेहरा दमक जाता है खुशी से दमकता चेहरा, हंसते मुस्कुराते खुशी से दमकते चेहरे की लोगों को पसंद आते हैं और आप भी ऊर्जावान महसूस करते हैं। दुखी मन को तो तोड़ता ही है, तन को भी तोड़ता है। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो ना रोएगी दुनिया। हाँ जी हाँ। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता ने लिखना है कि हंसना भी एक दवा है। देखिए, जो खुशी होती है वो भी दवा की तरह काम करती है। कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इंसान खुश है तो बहुत सारे रोगों से दूर रहता है। हंसना भी एक दवा है। लिया कीजिए और दिया कीजिए, फिर जिंदगी का मजा लीजिए। अगर एक उदास आदमी को आप हंसाते हैं तो उसकी उम्र में वृद्धि करते हैं। क्या बात है। हाँ। वैसे जो दवा की बात आई तो कुछ निःशुल्क दवाएं उपलब्ध हैं हमारे पास। इसकी एक लंबी सी सूची है, वो आप बनाइएगा जैसे कि हंसना है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे खुशी की। उससे बेहतर आपकी खुशी और बढ़ा दें गीत सुनाकर।
तो भाई इसी तरह से खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, बल्कि यूं कहना चाहिए संगीता कि हमारा स्वभाव ही ऐसा हो जाना चाहिए, है ना। खुश रहना हमारे स्वभाव में होना ही चाहिए। तो फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हल्के मन से और खुश रहने से क्या होता है कि सारी समस्याओं पर हम अच्छी तरह विचार कर लेते हैं और फिर जाहिर है कि उसका हल भी हम ढूंढ लेते हैं। तो जाहिर है कि समस्याओं से दूर हो जाते हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और समस्याएं तो तब भी होती हैं जब अगर देखने की दृष्टि बिल्कुल भी कहीं कुछ गड़बड़ाए, या फिर जो प्रकृति है उसे निहारने का मौका हम चूक जाएं। और हमें ये भी सोचना चाहिए रेणु जी कि हम भी प्रकृति का एक अंग ही हैं जी, हिस्सा हैं, तो हमें भी अपने बारे में उतना ही सोचना चाहिए। बल्कि यूं कहें कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें अगर हम खुशी तलाश लें तो कितना ही अच्छा होगा। वो हमारे आसपास होती हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने स्वभाव की, अगर हमने जैसे बात कही कि खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए, तो वैसे ही संतोषी जीव भी होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम संतोष में रहना सीख जाए कि अच्छा जितना है बहुत अच्छा है, तो क्या होगा। हाँ तो बड़ा खुशी मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारे पैसे खर्च करके यहाँ जाके वहां जाके भी खुशी नहीं मिलती है। तो खुशी तो आपके अंदर है, आप उसे तलाशिए। धन बाज धन, है ना। हाँ, सब धन धूर समान, जब आवे संतोष धन। हाँ, तो बस ये वाली बात है कि खुशी आपके पास आ जाती है, तो संतोष धन जो है वो सबसे बड़ा है। तो एक बात है कि जब हम संतोषी हो जाते हैं तो हमें किसी से उम्मीद नहीं रहती और बल्कि हम किसी की तलाश नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर हम अकेले भी हैं तो भी हम खुश रहते हैं। और इसीलिए जो खुश रहता है उसे अकेलापन भी कभी नहीं सताता, है ना। हाँ जी जी। और इसी तरह से देखिए, जब सौंदर्य की बात आती है, जब खुश रहने की बात आती है, तो एक बार हम शीशे में देख के अपने आप को खुश होते हैं। ये भी तो एक खुशी है। और खुशी जो तुमने कहा कि तलाशें हम शीशे में, तो शीशे में देखने के लिए फिर नजरें चाहिए, यानी कि आंखें चाहिए। और ये बड़े अनमोल रतन है जो हमें मिला है जी। लेकिन इसकी साज समार जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले तो उसे थकाएं ना। थकाता कौन कौन है आजकल, खासतौर से हमारे हाथ में जो ये छोटा सा डिब्बा है ना, वो थकाता है। जो हमारी मेज पर रखा होता है वो थकाता है, यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इन सब से हम दूर रहें। नहीं तो आंखें बेचारी शिकायत भी नहीं करती हैं। फिर नहीं करती है ना, क्यों, बिल्कुल ऐसे झपने लगती हैं, पलक एकदम जब बोझिल हो जाएंगी तब तो उनकी कोमलता, उनका लचीलापन और उनकी संवेदनशीलता, इसे भी समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर है कि पहले तो हम ये जो हमारी क्रियाएं हैं उन पर थोड़ा सा लगाम लगाएं और फिर उसके बाद जो है वो उनकी खूबसूरती पर ध्यान रखें। क्योंकि आंखें जब खूबसूरत होंगी तो हमारी दृष्टि तो साफ होगी, यानी हम देख पाएंगे बहुत दूर तक, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जो है कि थकी थकी जो आंखें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे को थकान से भर देती हैं। और हमारा पूरा जो कहते हैं ना चेहरे की कांति या खूबसूरती जिसे कहते हैं, रौनक जो है वो चली जाती है। तो मन इन भी सारी चीजों से दूर रहें जी, तो वो पता चलता है जी। और जो लैपटॉप और मोबाइल की जो आपने बात करी, तेज रोशनी की बात हो या फिर कोई इस तरह का हम काम कर रहे हैं, तो बीच में थोड़ा उठ करके ठंडे पानी के अगर आंख में छींटे देंगे आप, तो उससे भी काफी आराम आता है। डार्क सर्कल्स बहुत जो काले घेरे से बन जाते हैं वो भी बड़ी परेशानी होती है। तो थोड़े से रुई के फाहे में गुलाब जल भिगो करके अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए आंख में रख लें, या फिर खीरे का एक टुकड़ा है आंख के ऊपर रख लें, आंख बंद करके। हाँ मतलब आंख बंद करके जी। और खीरे की एक पतली सी स्लाइस यानी टुकड़ा लेकर के उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें तो ठंडा हो जाएगा अच्छा सा। हाँ, लेकिन अगर फ्रिज में नहीं भी रख सकते हैं आप तो तुरंत अगर आपने काटा है तो जो उसका रस है उससे ठंडक मिलती है, तरावट आती है, तो आप वैसे भी रख सकते हैं जी। अब हमारे घर में फ्रिज नहीं है तो हम ढूंढेंगे, कहेंगे पड़ोसी से भैया 2 टुकड़े रख दो, हम बाद में आंख में रखना है। तो ऐसा नहीं है, हम वैसे भी रख सकते हैं। हाँ, अगर फ्रिज में रख कर भी रख सकते हैं। इसके संग संग ये जो है टमाटर आदि भी लगा सकते हैं, लेकिन गुलाब जल जो है वो रुई में भिगो कर जो रखते हैं उससे बहुत ही थकावट उतरती है। दूसरा एक बात और है कि हम अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाएं थोड़ी देर बाद, जब बहुत देर तक अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं और बहुत तेज रोशनी अचानक से जब आती है उससे बचें। हाँ, एकदम से हम तेज रोशनी में अंधेरे से न जाएं तो अच्छा है। और जो भी ये लोग काम करते हैं उनके लिए हम कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा बीच में आंखों का व्यायाम करते रहें, है ना जी। बिल्कुल। और जो बर्फ होती है उसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, उसको एक कपड़े में रख करके और थोड़ी देर आंख के आसपास अगर घुमाकर छोड़ दो तो बहुत अच्छी ठंडक मिलती है। और जो एक सर्कुलेशन होता है, कहते हैं रक्त प्रवाह, वो भी अच्छा हो जाता है बर्फ थोड़ी सी अगर लगाएंगे तो। और उसके संग संग 2 वो आई कप आते हैं छोटे छोटे, उनको उनमें पानी लेकर साधारण से नल का पानी हो, सामान्य तापमान वाला,
कमरे के तापमान वाला, उससे लेकर उसमें अपनी आंखों को डालकर आप बार बार धोएंगे तो जो आंखों की जो गर्मी है वो उसमें आ जाती है। आप कभी देखें इस तरह से करके तो पता चलेगा कि वो पानी हल्का सा गर्म हो गया, यानी कि गर्माहट चली जाती है और आंखों में तरावट आती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग आंखों में गुलाब जल भी बड़ा डालते हैं, तो ये बिल्कुल मेडिकेटेड होना चाहिए और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे वही करें, या आई ड्रॉप वगैरह जो होती है वो आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। नहीं करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिना चिकित्सक की सलाह के ना करें। जी जी बिल्कुल। और गुलाब जल की जो तुमने बात की तो मेडिकेटेड हो या बहुत प्राकृतिक हो तो ही करें, ऐसा वैसा कुछ भी आंखों में न डालें, इसमें किसी तरीके का प्रयोग न करें। हाँ, है ना। आई क्रीम भी अगर इस्तेमाल करनी है तो वो भी आप पूछ लें। हाँ। या फिर बादाम का तेल होता है, उससे थोड़ी 1-2 बूंद अगर किनारे रख करके उस पर थोड़ी मसाज करेंगे तो रात में सोए तो आराम उससे। यानी आई क्रीम की जो तुम बात कर रही हो वो जो हम पलकों के ऊपर या आंखों के चारों तरफ लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, आंखों के अंदर लगाने वाली नहीं। नहीं। तो ऊपर लगाने के लिए भी आप बहुत सजग रहें, बिना चिकित्सक की सलाह के न करें। और चिकित्सक हमारा ये सलाह दे रहा है कि अब आप एक गीत सुन लें। अपना बनाया, मेहरबानी हमने दिल के बदले आपको दिल दे दिया। आज हमने दिल के बदले आपको दिल दे दिया। इस इनायत, इस नवाजिश, इस करम का शुक्रिया हमने भी दिल में छुपा ली। ये निशानी आपकी, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया। आप मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई गम नहीं। आप मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई गम नहीं। क्यों न मिल जाए कि पूरब और पश्चिम हम नहीं। बन गया मेरा फसाना अब कहानी आपकी, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल थे, है कदरदानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया। तो भाई अपना बनाइए, और हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, मुस्कुराओ मत संगीता। जी अच्छा लिखा, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। इसी के साथ संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का कीजिए स्वीकार। नमस्कार।
सखी सहेली।